नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ में हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपणों को अवश्य विजिट कीजिए, जहां पर इस प्रकार की आपको हुडीज़ देखने को मिलेंगी इंडिक और धार्मिक थीम्स पे। इसके अतिरिक्त आप और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। साइंड कॉपीज़ आपको मिलेंगी पुस्तकों की। ये पुस्तक आप जानते हैं, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। साथ में आपको अलग अलग थीम्स पे टी शर्ट्स भी मिलेंगी। ये है टी शर्ट मथुरा काशी अयोध्या थीम पर, और ये वाली टी शर्ट आप देखेंगे ये है मंदिर वहीं बनाया है। आइए अब लेते हैं आज का विषय, और आज का विषय है एक बड़ा विवाद जो आरंभ हो गया है महाराष्ट्र में। और विवाद को आरंभ करने वाले और कोई नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि वो मलंगगढ़ के मंदिर को मुक्त कराकर रहेंगे। ये जो मलंगगढ़ का मंदिर है ये ठाणे ज़िले में कल्याण से कोई 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पड़ता है। और ये जो माथेरान रेंजेस हैं उसमें आता है, और इस पर एक दरगाह बनी हुई है। इसको मुक्त कराने का सबसे पहले कार्यक्रम लगभग 20 वर्ष पूर्व एकनाथ शिंदे जी के जो गुरु थे आनंद दीघे, उन्होंने आरंभ किया था। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर नाथ पंथ का एक मंदिर था। कह रहे हैं कि गुरु मछेंद्र नाथ का मंदिर था, ऐसा बताया जा रहा है। मछेंद्र नाथ आप जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध नाथ पंथ के प्रणेता हुए हैं। उनकी स्मृति में यहाँ पर मंदिर बना हुआ था। और इसको हाजी मलंग नाम का एक पीर आया अरब से, और उसने, जैसा कि आप जानते हैं कि अरब और फ़ारस से जो भी लोग आया करते थे, उनका ये विशेष एक उद्यम हुआ करता था कि वो जहाँ कहीं कोई मंदिर देखते थे तो उसको मंदिर को तोड़ के वहाँ पर उसके ही मटेरियल से मस्जिद तामीर करने का प्रयास किया करते थे। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं। ये पुस्तक मेरे पास है, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। ये वॉल्यूम 1 है, सीताराम गोयल जी की अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक है। और इसमें ये मलंगगढ़ वाली जो बात है वो क्या लिखी हुई है, इसमें से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये महाराष्ट्र का जो इनका अकाउंट है, कुल इसमें लगभग 2000 एंट्रीज़ हैं। और ये महाराष्ट्र की एंट्री में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में इसमें 3 एंट्रीज़ हैं, ये 2 कल्याण की हैं, और तीसरी एंट्री जो है वो है मलंगगढ़, मज़ार ऑफ बाबा मलंग, समाधि ऑफ अ नाथ पंथ योगी यूजर्प्ड। ये आप देखिए इसको, ये यहाँ पर है, ये आपको दिख गया होगा। ये है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, वॉइस ऑफ इंडिया का संस्करण, पेज 124। अब आप बताएं कि ये जो कार्यक्रम आरंभ किया है एकनाथ शिंदे जी ने, उसका जो समय है, यानी उसकी जो टाइमिंग है, इससे आपको कुछ प्रतीत होता है क्या? एकनाथ शिंदे का ये जो कार्यक्रम है यह मुक्ति का कार्यक्रम हो सकता है, इसको आप एक हिंदुत्व का कार्यक्रम मान सकते हैं, लेकिन इसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ राजनीति तो अवश्य दिखती है। और उस राजनीति का कारण एकनाथ शिंदे की एक दुर्बल होती, कमज़ोर होती हुई जो स्थिति है, मुझे वो भी एक इसमें कारण लगती है। अब एकनाथ शिंदे को यदि देखा जाए तो शिवसेना, उन्होंने नाम तो ले लिया, कानूनी लड़ाई से, इलेक्शन कमीशन से उन्होंने शिवसेना नाम तो अधिग्रहित कर लिया, लेकिन जो शिवसेना की शाखाएं हैं उनमें से 10-12% से अधिक उनके पास नहीं आ पाई। जो शिवसेना का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बाल ठाकरे साहब ने बनाया था, उन्होंने शाखाएं बनाई थी, स्थान स्थान पर शाखाएं बनाई थी। मुंबई में बहुत सारी शाखाएं हैं उनकी, उसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के अन्य ज़िलों में भी जो शाखाएं हैं उनके शाखा प्रमुख होते हैं। तो एक अनुमान ऐसा बताया जा रहा है कि ठाणे जिला जो उनकी कार्यस्थली, कर्मस्थली है एकनाथ शिंदे की, और संभाजी नगर, और इसके अतिरिक्त मुंबई के कुछ शाखा लगभग 10% बताते हैं, उनको छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में शाखा प्रमुख जो हैं वो शिवसेना के साथ, यानी कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ में बने हुए हैं। वे
किसी भी प्रकार एकनाथ शिंदे के साथ में आने के लिए तैयार नहीं हुए। तो यदि ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए बाल ठाकरे जी की, यानी जो उद्धव ठाकरे जी की अविभाजित शिवसेना थी, तो उसमें जो डेंट ये मार पाए हैं वो बमुश्किल, कठिनता से कहेंगे तो 10-15% से अधिक नहीं है। तो यदि 10-15% ही ऑर्गेनाइजेशन ये कब्जा कर पाए हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है। संभवतः इसी कारण से, और उनके ऊपर जो केस चल रहा था डिस्क्वालिफिकेशन की, जो तलवार लटकी हुई थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार बार स्पीकर को नोटिस दे रहा है और कह रहा है कि इसको तय समय में कंप्लीट कीजिए, और अब 10 जनवरी की तारीख दे रखी है, नहीं तो इनको निश्चित रूप से जनवरी के अंत तक तो इसको निपटाना ही पड़ेगा, ऐसा लगता है। और जो भी बातचीत चल रही है और जो भी समाचार आ रहे हैं उससे ये लगता है कि 16 एमएलए तो इसमें डिस्क्वालीफाई होंगे, और यदि 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई हो गए तो एकनाथ शिंदे की स्थिति पहले से ही भाजपा की तुलना में तो बहुत अधिक दुर्बल थी ही, लेकिन अब उनकी दुर्बलता अजीत पवार खेमे की तुलना में भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, और अजीत पवार जो हैं वो और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे इस गठबंधन में। और फिर देवेंद्र फडणवीस, जिनको ये कहा जाता है कि वह अघोषित मुख्यमंत्री हैं, यानी कि डी जूरे जिसको कहते हैं, जो टेक्निकल रूप से मुख्यमंत्री हैं वो तो एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन अघोषित या डी फैक्टो जो मुख्यमंत्री हैं वो देवेंद्र फडणवीस ही हैं। इसलिए एकनाथ शिंदे को ये भी आवश्यक हो गया कि वो अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करें, और अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने के साथ साथ जनता में भी किसी प्रकार का एक आंदोलन लेके जाएं, जिससे जनता भी उनके साथ में आए। जब जनता का दबाव पड़ेगा तभी शिवसेना का जो संगठन है उसके शाखा प्रमुख भी उनकी ओर आने का सोचेंगे, उससे पहले तो वो सोचेंगे भी नहीं। और इसको लेके मलंगगढ़ का जो इशू है, जो है तो काफ़ी पुराना, 20 वर्ष पुराना है। आनंद दिघे इनके जो गुरु थे उन्होंने आरंभ किया था, लेकिन इस समय उसको उठा के और उसको ताज़ा करने के लिए एकनाथ शिंदे के पास और भी हम कह सकते हैं कि कारण है। वो कह सकते हैं कि संभाजी नगर उन्होंने बनवाया, धाराशिव जो उस्मानाबाद का नाम बदल के धाराशिव किया वो भी उन्होंने किया, और बात तो वो हिंदुत्व की करते ही रहते हैं, यद्यपि ग्राउंड पे बहुत अधिक महाराष्ट्र में होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसकी तुलना में यदि आप देखें, यदि उत्तर प्रदेश की तुलना करें या मध्य प्रदेश से भी तुलना कर लें, जो मध्य प्रदेश में जो कार्य हुए हैं डॉक्टर मोहन यादव के आने के बाद में, वो भी काफ़ी रिमार्केबल है। मैं कहूँगा कि वो सिग्निफिकेंट है तुलना में महाराष्ट्र के। तो अब मलंगगढ़ की यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर लें तो वो है जो मैंने आपको बताई है, इस प्रकार की इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। लेकिन जो सामने वाले हैं वो भी ये कहते हैं कि साहब देखिए 1953 में जब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है, ये जो दरगाह वाला पक्ष कह रहा है, तो वो भी एक केतकर परिवार की ओर से हुआ था, और आज भी जो केतकर परिवार है वो उनका ट्रस्टी है। वो कहते हैं कि जब यहाँ पर पेशवाओं के समय पे कोई बड़ा युद्ध हुआ था तो उस समय पेशवा जो थे वो आए थे यहाँ हाजी मलंग की दरगाह पर, उन्होंने मन्नत मांगी थी, और जब मन्नत उनकी पूरी हो गई थी, युद्ध में विजय हो गई थी, तब यहाँ आकर फिर उन्होंने वापस बड़े सारे गिफ्ट इत्यादि दिए थे। लेकिन इसके कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमको सबको पता है कि जो कोई पीर होता है या कोई सूफ़ी होता है उसकी सीमाएँ हैं, वो शरीयत के अंदर अंदर ही काम कर सकता है। जिसको तसव्वुफ़ कहते हैं या जिसको हम सूफ़ी कहते हैं, उसका असली नाम है तसव्वुफ़। और ये तसव्वुफ़ जो है इसका एक जो एलिमेंट है, जो प्रमुख एलिमेंट है, उसको कहते हैं एहसान, यानी अल्लाह के निकट बैठना। लेकिन जो एहसान है ये हायरार्की में, इस्लामिक थियोलॉजी में नंबर 3 पे आता है। सबसे पहले होता है ईमान। ईमान का मतलब होता है अल्लाह और रसूल को स्वीकार करके उनके ऊपर ईमान लाने को स्वीकार करना, जिसको कहते हैं वो होता है ईमान लाना। तो सबसे पहले है ईमान यानी फेथ, और उसके बाद है फिर दीन। दीन का मतलब होता है शरीयत, और शरीयत के अंतर्गत कोई भी सूफ़ी पीर या कोई भी स्कॉलर, कोई भी आलिम, कोई भी किसी भी काफिर को किसी भी तरह की ब्लेसिंग नहीं दे सकता है,
किसी भी तरह का आशीर्वाद नहीं दे सकता है। तो इसलिए ये कहना कि सूफ़ी पीर जो हैं वो सबके हैं, ये बिल्कुल गलत बात है और ये केवल एक हम ये कह सकते हैं कि नैरेटिव बनाया गया है। तो ये आंदोलन अब चल पड़ा है, चलकर कहाँ तक पहुँचेगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन महाराष्ट्र में इस प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी और मुझे ऐसे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है इस प्रकार का एक आंदोलन महाराष्ट्र में आरंभ करना। इस प्रकार के आंदोलन को आरंभ करने से बहुत सारे और भी यहाँ पर मंदिर हैं जिनको मस्जिदों से ऊपर, जिनके ऊपर मस्जिदें तामीर कराई गई थी। बहुत कुछ तो जैसे त्र्यंबकेश्वर जैसा तो मराठों ने ही पेशवा के समय ही उसको रिक्लेम कर लिया था, और भी कई थे, महाराज शिवाजी ने भी कई मंदिर वापस बनवाए थे। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या, क्योंकि औरंगज़ेब यहाँ बहुत लंबे समय तक रहा था। तो एक मेरे अनुसार ये स्वागत योग्य कदम है और एकनाथ शिंदे को मैं अपनी तरफ से पूरा साधुवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।